जय श्री राम। दोस्तों, समय के आगे झुकना पड़ेगा, हो चाहे बलशाली। आप कितने भी बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन सब दिन होता न एक समाना। समय कभी भी एक समान नहीं हो सकता। जैसे आपके कर्म, वैसा ही फल भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इसी बात पर एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी, जो एक जमाने में अपने आप को राजा समझता था, वो भी मिट्टी में मिल गया। याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज से पहले एक ऐसा उत्तर प्रदेश था जहां पर रात में नहीं दिन में भी लोगों की जीने की जो स्टाइल थी, लोगों को भय लगता था। राजी खुशी लोग घर पहुंच जाए तो प्रभु का धन्यवाद मानते थे। रात में तो निकलना दूभर था। इसी बात पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी साहब हमारे देश के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। और ऐसे पदों पर होने के कारण आपको मालूम होना चाहिए, मुख्तार अंसारी के पिता एवं दादा और नाना ये भी भारत के बड़े पदों पर रह चुके हैं। और ऐसे पदों पर रहते हुए मुख्तार अंसारी के 3 भाई हैं, जिसमें सबसे छोटे मुख्तार अंसारी बेखौफ 15 साल की उम्र में ही अपराध की जगत में अपना नाम करना आरंभ कर दिया। पहला अपराध 15 साल की उम्र में आरंभ कर दिया और अपराध की जगत में इस प्रकार बढ़ने लगे कि देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के सभी अपराधियों को पीछे छोड़ दिया। खुली जीभ के ऊपर बैठ करके एक हाथ में बंदूक तान करके और दूसरे हाथ से मूंछों को ताव देते हुए सबको यह दिखाते कि मुख्तार आ रहा है। वहां के राजनेता, वहां की पुलिस मौन होकर इस नजारे को ध्यान से देखती थी। और ऐसा कोई अपराध नहीं, चाहे हत्या हो, चाहे लूटमारी हो, चाहे साजिश हो, चाहे रंगदारी हो, चाहे अतिक्रमण हो, कैसा भी अपराध हो, उस अपराध में मुख्तार अंसारी के नाम से ही लोगों को पसीना आ जाता। इसका एक कारण है, जितनी भी सरकारें, क्षेत्रीय दल हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, ऐसी सरकारों को भी ऐसे अपराधियों का सहारा लेना पड़ता है। उस जमाने में उत्तर प्रदेश में भी एक अल्पमत की सरकार मुलायम सिंह जी की मुख्यमंत्री के रूप में शासन कर रहे थे। उनकी सरकार और उस सरकार को इन लोगों का सहारा मिला हुआ था और सरकार का भी हाथ इनके सर पर था। उसी जमाने में एक भारतीय जनता पार्टी के कृष्णानंद राय साहब इनके इलाके से खड़े हो गए और वो खड़े होकर के जीत गए। इस बात से मुख्तार अंसारी साहब नाराज हो गए और नाराज होकर के अपराध जगत के डॉन तो थे ही और इनके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। तो इन्होंने एक साजिश रची कि जब तक राय साहब जिंदा है तब तक मेरे को इस इलाके से वोट नहीं मिल सकते, तो इस कांटे को हटाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन राय साहब के पास भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां होने के कारण कोई नया तरीका अपना करे उनकी गाड़ियों को भेज सकते हो। और इसी प्रकार इन्होंने एक नया रास्ता सोचा। वर्ष 2003 में सरकार भी, वहां जो सरकार थी मुलायम सिंह जी की, वो सरकार भी मुख्तार अंसारी के अपने पुलिस के विश्वसनीय लोगों से, जो उच्च अधिकारी थे सीट पर बैठे हुए, उनसे मुख्तार अंसारी के फोन टेप करवाते थे। और उस फोन टेपिंग की टीम में एक शैलेंद्र सिंह नाम के अधिकारी थे, वो भी जो लीडर थे और कभी भी किसी भी प्रकार से किसी की बात नहीं मानते थे। जो सत्य था उनका साथ देने वाले अधिकारी आज भी जिंदा हैं। और उन अधिकारी ने इनकी जो बात सुनी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। बात क्या थी? बात यह थी कि आनंद राय साहब को मारने के लिए कोई विशेष हथियार का प्रबंध किया जाए। और वो हथियार था एक सेना से भागा हुआ भगोड़ा, जिसका नाम था बाबूलाल यादव। और बाबूलाल यादव के पास LMG
मशीन गन, लाइट मशीन गन थी, जो 1 करोड़ रुपए में सौदा होने की बात उन्होंने फोन पर सुनी। इस बात को सुनते ही उनकी नजर मुख्तार अंसारी पर बराबर टिकी रही और एक दिन वो भी आया कि उन्होंने वो LMG बरामद करके और मुख्तार अंसारी पर पोटा लगा दिया। जब यह बात मुख्तार अंसारी को मालूम पड़ी तो मुख्तार अंसारी ने वहां के CM मुलायम सिंह जी या सरकारी तंत्र के द्वारा शैलेंद्र कुमार जी पर एक दबाव बनाया और ऐसा दबाव बनाया कि इस केस को खत्म करो, इस केस को जैसे भी हो यह केस खड़ा नहीं रहना चाहिए। और पोटा तो नाम से ही खराब था, तो जैसे तैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस केस को खत्म नहीं, वो फाइल ही खत्म कर दी और शैलेंद्र कुमार सिंह जी को परेशान करने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। और परेशानी भी इस प्रकार बढ़ी कि उनको कुछ ही दिनों में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश में उनको कोई अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। खुली छत के नीचे उन्होंने बहुत सी रातें निकाली और इसी प्रकार उनका बोलबाला बढ़ता गया। और एक दिन वो भी आया कि उन्होंने राय साहब की मुख्तार अंसारी ने हत्या कर दी। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर भी मुख्तार अंसारी ने एक से अधिक बार आमना सामना होकर के उनको भी मिटाने का प्रयास किया। और एक बार तो उन्होंने अपने काफिले के साथ चल रहे थे, तब उनकी गाड़ी पर बम फेंका। उस बम से पहले ही योगी जी ने गाड़ी बदल ली, वरना योगी जी को भी हम देख नहीं पाते। ऐसी स्थितियां बहुत सी बार पैदा हुई और धीरे धीरे मुख्तार अंसारी को जेल भी जाना पड़ता था। जेल में क्या होता था, जेल में घर से भी ज्यादा सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती थी। जेल के जो अधिकारी थे वो इस प्रकार से रखते थे कि मेहमान नवाजी में कहीं कमी ना हो जाए, क्योंकि सरकार ही इनके द्वारा चलाई जाती थी। तो जेल में बैठ करके भी ये अपने गुर्गों से सभी अपराध निरंतर रूप से जारी रखते थे। उच्च अधिकारी चाहे कलेक्टर हो चाहे कोई और हो, सवेरे इनके साथ में बैडमिंटन खेलने के लिए आते थे और जेल में अपना मंच लगा करके ये वहां से भी सरकार चलाने का काम मुख्तार अंसारी के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार की गतिविधियां बराबर जारी थी। लेकिन एक दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तब मुख्तार अंसारी को यह आभास हो गया कि अब हमारा उत्तर प्रदेश में रहना परेशानी का कारण बन सकता है। और उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की सरकार होने के कारण और कांग्रेस में मुख्तार अंसारी के रसूख मजबूत होने के कारण अपना जेल बदल करके पंजाब में ठिकाना बना लिया। और इनकी गैंग में पंजाब के बहुत सारे गैंगस्टर भी इनके पास काम करते थे। तो पंजाब में भी इनको किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं थी। जेल में बैठ करके भी अपना कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, इतना ही नहीं देश के 7-8 राज्यों में भी मुख्तार अंसारी के नाम से काम चलता था। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की रजा के बिना कोई भी काम नहीं होता था। ठीक इसी प्रकार योगी सरकार ने शिकंजा कसना आरंभ किया और एक दिन वो भी आया कि पंजाब से घुटनों के बल पे इनको ला करके उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में डाल दिया गया। और आज इस प्रकार से बांदा जेल में डालकर इनकी संपत्तियां का टटोल करके जो अवैध थी, जो लोगों से कबाड़ी हुई थी, लोगों को डरा धमका करके ली हुई थी, उन सभी संपत्तियों को कबाड़ करके 600 से भी अधिक करोड़ की संपत्तियों को सरकार ने तहस नहस करके अपने कब्जे में लेकर के बहुत कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन अभी भी अरबों रुपए की संपत्तियां मुख्तार अंसारी के पास में हैं, जिन पर भी कार्रवाई चल रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब से बांदा जेल में आए तब से मुख्तार अंसारी को बाहर की हवा नहीं लगने दी। जेल में बीमार रहने लगे और धीरे धीरे एक भय भी होता है। जो अपने आप को शेर समझता था, आज उनकी अस्थि एक मेमने के समान हो गई भय के कारण।
जो सर पे हाथ था वो हाथ हट गए, जो सरकार का सहयोग था वो सरकार हट गई। जहां चाचा भी सरकार में उपराष्ट्रपति बनकर बैठे थे उनको भी भारत में भय लगने लगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसी स्थितियों के कारण मुख्तार अंसारी को भी अपने आप से डर लगने लगा, क्योंकि जो पिछले किए हुए कर्म थे वो उनको याद थे। और योगी जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि मेरे राज्य में अपराध के नाम को समूल रूप से नष्ट कर दूंगा। और एक दिन वो भी आया कि अपराधी अपने कर्मों से ही अपने आप ही सलट गया। तो दोस्तों, जैसे कर्म है, जैसे हम लोग करते हैं उसी के अनुसार भगवान परिणाम देते हैं, और यह परिणाम आप भी अपने जीवन में ध्यान रखें। जय श्री राम।